सीताराम दोस्तों, आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में समझेंगे। टू द पॉइंट्स ही है। मैं जितने भी एनसीईआरटी अभी पढ़ा रहा हूँ सभी टू द पॉइंट्स ही पढ़ा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि टू द पॉइंट्स पढ़ाने में ही भलाई है, क्योंकि आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं और पूरी थ्योरी पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं एनआईओसी पढ़ा रहा हूँ तो उसका भी मैंने हाईलाइट करके पढ़ाता हूँ, जिससे कि सभी लोगों को आसानी से जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो चीज़ें हम पढ़ें जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? 4 ऑप्शंस हैं। लौह अयस्क जब पूछा जाए तो वो हेमेटाइट है। चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का भूत कच्चा माल है? चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। चूना पत्थर है किस उद्योग का कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर प्रयोग करते हैं। और खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म, जीवों का अस्म, वो कोयला है। उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो तांबा पाया जाता है। और निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है? जितना भी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, पेंट बनेगा, जो कीटनाशक आप यूज़ करते हैं वो मैग्नीज धातु से बनता है। ठीक है, अगर आप उड़ीसा जाएँ तो तांबा मत ढूंढिएगा, ज़्यादा मिलता है। तांबा निकालने की विधियाँ होती तब मिलता तांबा। ठीक है, और जब पेंट कर रहे हैं तो मैग्नीज है उसमें, खाइए होएगा नहीं पेंट। निम्नलिखित में सबसे कठोर कौन है? हीरा। हीरा किसका अपर रूप है? पता होना चाहिए आपको। और कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैग्नीशियम है। और अगर आपको मैग्नीशियम ऑप्शन समझ में ना आए तो आप महासागर का जो जल होता है उसमें हीरा तो मिलने वाला नहीं, आपको सल्फर हो ही नहीं सकता, गैस है। एल्युमिनियम महासागर में है नहीं, तो बचा हुआ क्या हो गया? मैग्नीशियम। ओके, हाँ, मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित हैं? बहुत अच्छा नाम है मयूरभंज, ये भी उड़ीसा में है। और खनिज का नाम बताइए। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, एक ही है, अभ्रक। लोहा मत कहिएगा, लोहा जो भी आता है जापान भेज दिया जाता है, वहाँ से स्टील बन के आता है। ठीक है, कच्चा माल हमारे यहाँ से ले जाते हैं और जापान वाले बना को देते हैं, हम कहते हैं मेड इन जापान। चलिए चिंता मत कीजिए, आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया खुद ही बना लेंगे। अवसादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार मिलते हैं? जो भी आप अवसादी चट्टानें जब भी आप देखेंगे ना तो इनकी पहचान ही है, परतें बनी होती हैं इनमें। और संस्तर फिगर बना देता हूँ मैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है। ऐसे ऐसे परतें बनी होंगी, ऐसे ऐसे परतें बनी होती हैं। जब इन प्रकार के पहाड़ों को आप देखेंगे, अगर पहाड़ देखे हों तो जो खनिज रहता है ना इन परतों के बीच में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ से अब इसकी सबकी विधियाँ हैं निकालने की, ऐसे हमले नहीं मिलेंगे। और लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? मैग्नेटाइट। 70% लोहा पाया जाता है उसमें। मैग्नीज का उपयोग कहाँ का करते हुए बताया था मैंने। इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में महकता है ना बढ़िया सा। चूना पत्थर किस उद्योग का दाभूत कच्चा माल है? सीमेंट का। ये अच्छा क्वेश्चन है। मोनाजाइट रेत कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, थोरियम। जो थोरियम है ये रेत में ही पाया जाता है। और रेत कौन सी है? वो मोनाजाइट है। गैर परंपरागत साधन कौन से हैं?
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं अपने अभी। ज्वारीय भूतापीय ऊर्जा में ज्वारीय तो नाम मात्र की है, लेकिन भूतापीय से बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भुज के निकट माधोपुर में अगर जाएं तो वहाँ पे सोलर पैनल आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लगे हुए हैं। और भूतापीय ऊर्जा की 2 परियोजनाएं कहाँ शुरू की गई हैं? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण पार्वती घाटी में और लद्दाख में पूगा घाटी में। दोनों पापा हैं, पा से पार्वती, पा से पूगा। थोड़ा हेल्प करेगा, दिमाग में बिठाइएगा। रेड होल खनन किसे कहते हैं? जोबाई या चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाए। पहले भी बोल चुका हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत से आंसर छुपे होते हैं। रेट माने होता है चूहा, होल माने होता है छेद करना। चूहा कैसे छेद करता है बचपन में देखा होगा आपने, अभी भी देख लेंगे गाँव देहातों में जाकर के। तो चेरापूंजी अब बताने की जरूरत नहीं, चेरापूंजी कहाँ पे है। पहले सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड यहाँ था, फिर अब मासी नाम ग्राम आ गया। तो वहाँ पे जब कोयले का खनन जो होता था वो परिवार के सदस्य अपने आप करते थे। और करते कैसे थे? एक लंबी पतली सी सुरंग बनाते थे। चूहा भी सुरंग बनाता है, छोटा सा खोद के, तभी इसका खनन का नाम दे दिया गया रेड होल खनन। ठीक, ऐसे याद रखिए और दिमाग में पिक्चर देखते रहिए मेरे साथ। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, 63%। कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई में मिलेगा। मुंबई मत चले आना बेटा, मुंबई के आगे जाओगे ना समुद्र में है। ठीक है, लोग शिप और नाव से जाते हैं, एक रास्ता है थोड़ी दूर पे। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हीरा। किसका अपरूप है? कार्बन का। कौन सा खनिज पाया महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? नमक तो मिलता है, क्लियर है, एक तो टिक हो जाएगा। ब्रोमाइन भी तुमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया हो भैया। मैग्नीशियम जरूर याद रखना। और वैसे याद कर लो तो माँ से महासागर, माँ से मैग्नीशियम। अगर फिर भी नहीं याद हो रहा है तो नमक का बीच वाला माँ है। अब ब्रोमाइन तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा खनिज? अभ्रक। कहाँ पाया जाता है बता दो? तांबे का महत्व, हाँ, बिजली के तार बनाने, रसायन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों तांबे का प्रयोग हुआ? पहले क्या होता था ना, चांदी के तार बनते थे। इंजन गवर्नमेंट ने लगाए भी है, लेकिन अब इंजन से चोरी करने की आदत है, लोग चोरी करके रख लेते थे। तांबे के तार बने, फिर अब लोहे के आ गए। अब लोग चोरी नहीं करते तार वार। अभी भी लोग कहते हैं ना बिजली का सामान होगा तो ख़राब हो गया तोड़ देते हैं, फिर बेच देते हैं तांबा। कई जगह प्रयोग होता है। उच्च कोटि कोयले का नाम? बुटमेनस और एंथ्रेसाइट। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ अवस्थित है? नागरकोइल तमिलनाडु, जैसलमेर राजस्थान। दोनों जो पवन ऊर्जा पवन चक्की लगाई जाती है उसका लगाने का है कि मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर की जो रफ्तार है पवन की वो होनी चाहिए। जैसलमेर इलाका राजस्थान में सूखा इलाका है, वहाँ पवनें चलती रहती हैं बकायदा। और इन दोनों इलाकों में जो पवन ऊर्जा का जो स्रोत है ना प्रचुर मात्रा में है, इसलिए वहाँ पे अच्छा खासा सक्सेस हो गए हैं, इसलिए लगाई गई हैं। और सबसे बड़ा नाम भी किया गया कि वहाँ से कुछ आउटपुट मिल रहा है। जैसे आप कोचीन एयरपोर्ट जाएंगे ना कभी धोखे से, तो उस एयरपोर्ट की जब लाइट देखेंगे ना तो सब सोलर पैनल के द्वारा है। बगल वाले गांव को भी दे देते हैं। खनिजों का क्या महत्व है? खनिजों का आपके लिए महत्व है, आपके समान जनजीवन में आपके शरीर के लिए महत्व है। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ ले लीजिए, सुई से लेकर जहाज़ तक खनिजों से ही बनते हैं। कुछ भी ले लो, आप जहाँ तक सोच सकते हैं ना वो सब चीज़ें खनिज से बनी हैं। इमारतें ले लो, पुल ले लो, सब खनिज से बना है।
भोजन में भी खनिज होते हैं, नहीं होंगे तो मशीन हो, औजार हो, परिवहन के साधन हो, बर्तन हो, सब खनिज से। खनिज कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें धातु हो और जिसमें धातु ना हो। अब तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्या था, ऊर्जा खनिज जो का वर्गीकरण किया गया उनके रंग, चमक, कठोर और घनत्व एवं क्रिस्टल के आधार पर। तभी हीरा आता है ना। आग्नेय और क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। इनमें खनिजों का निर्माण कैसे हो जाएगा? जो आग्नेय और क्रांतिक चट्टानें होती हैं उनके खनिज जो दरार देखेंगे ना, पहाड़ों में देखेंगे तो छोटी छोटी दरारें पड़ी रहती हैं, ज्वाइंट्स भी रहेंगे, वेन्स भी रहेंगे, उसमें उनके अंदर खनिज रहते हैं। और क्या होता है, छोटे जमाव सिराओं के रूप में, बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जमाव का मतलब हो गया ना, एक के ऊपर एक रखा हो गया, वो जमाव कहते हैं यहाँ पे। और कैसे होता है? और जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा उदाहरण है। जैसे अगर आप पहाड़ देखेंगे तो उसमें दरारें रहेंगी, वेन्स रहेंगे, उनके अंदर खनिज जाते हैं, और या तो उन पे आधुनिक तकनीक द्वारा लिक्विड या गैसी प्रवाहित करते हैं, गैस सिस्टम के द्वारा, तो उससे वो क्या होते हैं, इधर उधर बिखरने लगते हैं और ऊपर उठते हैं, ठंडे होते हैं, और फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो एक बार आप यूट्यूब में ज़रूर देख लें, पहाड़ों से खनिज कैसे निकालते हैं। लोह खनिज और अलोह में फिर वही कहानी आ गई। लोह खनिज अलोह, जिसमें लोहा होगा वो लोह खनिज कहलाएगा, नहीं होगा तो नहीं। पहला पॉइंट ऐसे लिख देना। लोह एक्स क्या होते हैं? मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। अलोह में तांबा, सीसा, जस्ता एंड बॉक्साइट। अब सही क्वेश्चन आने वाला है। लोह एक्स की 3 प्रमुख पेटियों का उल्लेख कीजिए। जो उड़ीसा में जाएंगे, झारखंड पेटी, इसमें आप देखेंगे झारखंड पेटी में, आप मैप में देखिएगा तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा एमपी, वहाँ पे आपको लोह एक्स मिल जाएंगे प्रचुर मात्रा में। अब महाराष्ट्र में जब जाएंगे तो गोवा पेटी, तो महाराष्ट्र और गोवा लाइन के पास आपको लोह एक्स के बड़े बड़े फर्म्स मिलेंगे, कंपनियाँ मिल जाएंगी। बेलारी में जाइए, चित्रदुर्ग और चिकमगुलर में तुमकुर पेटी वहाँ मिल जाएगा। दुर्ग, बस्तर, वहीं चित्रदुर्ग, दुर्ग, बस्तर, वहाँ आप देख लेंगे। तो ये जो एरिया है ना, नॉर्मली भारत में यहीं पर ही लोह एक्स पाए जाते हैं। अच्छा, अभ्रक का तो हमारे यहाँ प्रथम स्थान है। कैसे प्राप्त करते हैं ये देख लेते हैं। अभ्रक जो है प्लेटों और परतों के रूप में पाया जाता है। कैसे? छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर, छोटा नागपुर का पठार बीच मध्य भारत के आसपास मिल जाएगा आपको, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे है। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी। जो पेटी का जो सेंस है ना, ये रास्ता है। कोडरमा, गया और हजारीबाग। मैं तो गया नहीं हूँ। राजस्थान में जाइए अजमेर के पास, और आंध्र की नेल्लोर पेटी। वैसे अजमेर के पास बहुत अभ्रक पाया जाता है। ऐसे बोलेंगे मत आज से अजमेर है, आज से ही अभ्रक है। अभ्रक का प्रयोग कहाँ करते हैं? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग करते हैं। घर के सॉकेट देखे ना, किस धातु के बने हैं। और भारत में गैस परिवहन की धमनी की जाने वाली पाइपलाइन का नाम बताइए, और प्राकृतिक गैस के 2 प्रमुख प्रयोक्ताओं का उल्लेख कीजिए। 1700 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाइट और बसीन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के क्षेत्रों से जोड़ती है। क्वेश्चन को इतना ही आएगा, कितनी किलोमीटर लंबी है? वो 1700 है, और 3 शहरों के नाम आ सकते हैं, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। एक याद कर लीजिए, 2 पुर हो गए, एक हजीरा भी उसे मिल जाएगा, भूलेगा मत।
जो ऊर्जा उर्वरक है वो उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। लेकिन जैसे पहले ना प्रयोक्ता उद्योक्ता, तो प्लीज़ इसकी इंग्लिश भी साइड में जब एग्जाम से पेपर आता है तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कठिन हिंदी है जो समझ में नहीं आती है लोगों को। तरल ईंधन CNG संपीड़ित कॉम्प्रेस होता है अंग्रेजी में। कुछ गाड़ियों को देखा ना, अभी आपने देखा है कि बहुत सी चीज़ें CNG के रूप में प्रयोग की जा रही हैं। सस्ता रहता है, सुलभ रहता है, टिकाऊ रहता है। सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, भारत जो है वो किस कटिबंध में आता है, वो उस कटिबंध में आता है। पहली बात तो ये, जब उस कटिबंध में आएगा तो भाई साहब सूर्य भगवान जो दिखाई पड़ेंगे आपको प्रॉपर। ये तो बात इधर हो गई। और सौर ऊर्जा क्यों लोग भविष्य लगाना चाहते हैं? सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है, आराम से लगा लो। और निम्न वर्ग के लोग इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। हमारी गली में लगाए भाई साहब, सामने वाले छोटी से प्लेट लगाए, हम भी लगाएंगे अपने प्लाट में। तापीय और जल विद्युत में अंतर बताइए। तापीय विद्युत क्या है और जल विद्युत? जल जो जल से आप बना लें क्या ऊर्जा। बड़े बड़े डैम देखे होंगे आप लोगों ने, बड़े बड़े डैम के द्वारा टर्बाइन को घुमाया जाता है। जब उससे जल गिरता है ना, उसके द्वारा टर्बाइन घूमती है। जब टर्बाइन घूमती है तो मोटर भी कनेक्ट रहती है, उससे क्या विद्युत बनती है। तभी इसमें परिभाषा में लिखा गया जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति के प्रयोग होता है। तब गिरते हुए जल टर्बाइन को चलाने से होता है। भैया जल गिरता है तो कोई प्रदूषण नहीं होता है, सीधी सी बात है। सोचो कि प्रदूषण हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। प्रदूषण स्थायी स्रोत है। तभी डैम बनाना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन जब बन जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी रहता है। तापीय विद्युत क्या है? तापीय ताप की विद्युत हो, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा होती है। देखिए नाम ही देखिए तापीय, इसमें ताप हो। ताप मतलब गर्म हो कुछ ना कुछ। कोयला जलाओगे गर्मी आएगी, पेट्रोलियम आग लगाती है, प्राकृतिक गैस घर में लगा दे उस LPG। प्रदूषण युक्त है। कितना प्रदूषण आता है कोयला जलाने से। स्थायी स्रोत नहीं है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। कम जलाइए, लेकिन जल नहीं ख़त्म होने वाला। कौन सा जल? पीने वाला नहीं, ऐसा जल। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? पहले तो बहुत दिन से सोचते थे इसका नाम ही मुंबई हाई क्यों रखा गया था। मुंबई हाई के पास क्या है, खनिज तेल के अपतटीय क्षेत्र का पता चला है। जैसे हम मुंबई जाएंगे, मुंबई को मैप में देखेंगे ना, छोटा सा ऐसे निकला होता है कोने पे, बना देता हूँ ऐसे। यहाँ मुंबई है ऐसे, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे जाएंगे तब वहाँ पे मुंबई हाई पड़ता है। पता नहीं चला था पहले लोगों को, बाद में समझ में आया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पेट्रोलियम है। 63% भाग जो है भारत में जो पेट्रोलियम का, उससे हम प्राप्त करते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि हम जितना भी तेल खरीदते हैं ना इराक, ईरान से, और तो लाने ले जाने का जो खर्चा है बचत होती है। और जब जो सभी चीज़ें हम डॉलर में खरीदते हैं, रुपयों में नहीं खरीदते हैं, प्लीज़ याद रखिएगा। और जब डॉलर में खरीदते हैं, जो हमारे पास RBI ने करेंसी बचा के रखी है और जितनी हम कलेक्ट करते हैं वो हमको देनी पड़ जाती है। और जब हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए विदेशी मुद्रा की बचत होती है, ठीक, और कोई कारण नहीं है। खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहते हैं? विशाखापट्टनम में आइएगा कभी तो देखिएगा खनन उद्योग बहुत अच्छी मात्रा में चल रहा है ज़्यादा। वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि जहाँ खनन होगा वहाँ के जो श्रमिक होंगे उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। पेड़ों के ऊपर ना, हरे हरे पेड़ की पत्तियों के ऊपर ना आप काली काली परतें देखेंगे, और इतना ज़्यादा धूल धुआं होगा कि आप निकलेंगे वहाँ से तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ये बातें मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि खनन उद्योग में कैसे काम होता है। एक बार क्लियर हो गया माइंड में, ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं सब चीज़ें। मेंस में काम आएंगी नहीं, लेकिन प्री के कई क्वेश्चंस में काम आ सकती है। जब आप सांस लेंगे तो क्या दिक्कत होगी आपको? फेफड़ों में बीमारियाँ हो जाएंगी,
और जैसे आप खनन के अंदर जाएंगे खदानों में तो क्या हो जाएगा, अरे भैया बारिश आएगी तो पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो जीव जंतु निकलेंगे तो मर जाएंगे, नहीं तो अगर खदानों में आग लग गई तो उसमें मर जाएंगे, ये भी डर बना रहता है। और कभी कभार क्या होता है, खदानों की छत गिर जाती है कि अंदर खोद रहे हैं ना, जान गंवानी पड़ेगी। पिक्चर देख लीजिए कौन सी, भारत, सलमान खान जाते हैं सऊदी अरब में अपने दोस्त को बचाने के लिए। अब नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है, इसलिए होता है कि जब हम उसको प्यूरीफाई करते हैं ना तो जितनी गंदगी होती है ना हम नदियों में बहा देते हैं, इसलिए नदियों का जल पॉल्यूटेड हो जाता है। अब भूमि और मिट्टी का अपक्षय होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर अंदर खोदते जा रहे हैं, आगे पता नहीं चलता है, और फिर वो मिट्टी ढह जाती है। जब ढह जाती है तो मिट्टी का अपक्षय हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार करते हैं, हमारे यहाँ तो लाइट कम जलती है कि लोग बहुत लाइट जलाते हैं। भैया जब जितनी ज़रूरत हो उतनी लाइट जलाइए। अब कैसा वाला नहीं पूछेगा आपसे बिजली का बिल कम क्यों आ रहा है, पहला पॉइंट यही है। सार्वजनिक वाहन का उपयोग कीजिए, लेकिन लोगों का ईगो प्रॉब्लम है, अपनी ही गाड़ी से जाएंगे, बस में क्यों जाएं, अभी कोरोना चल रहा है, अभी तो अपनी गाड़ी में जाइए। इस प्रकार के जो सीमित संसाधन हैं बहुत कम प्रयोग कीजिए, तो आपके बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं भविष्य में। नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग कीजिए, अपने घर में सोलर पैनल लगाइए, सूर्य देवता खूब सारी दे रहे हैं रोशनी, यूज कीजिए। कम विद्युत उपकरण जलाइए, लोगों के घर में क्या एसी भी लगी, कूलर जला, सब जलाएं, लगा लगे, कम जलाइए तभी विद्युत बचेगी। हमें कुछ नहीं। खनिजों के संरक्षण क्यों आवश्यक है, खनिजों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो खनिज है हमारे उद्योगों कृषि के आधार है, अनवीकरणीय है, एक बार ख़त्म होकर दोबारा बना नहीं सकते। निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है, बच्चे का कुछ नहीं, लकड़ी जलाओ तो कोयला आ जाएगा, कोयला जलाओ तो ख़त्म हो जाएगा, और इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। अब कैसे लगते हैं ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि जब मर जाएंगे ना आपको जुगाड़ दिया जाएगा, तब बहुत लाखों साल बताओ खनिज बनते हैं गल के बकायदा। विभिन्न अंग क्या क्या है, कई वस्तु बनाते खनिज से, बर्तन, परिवहन साधन, भवन निर्माण मशीन, यही। सौर ऊर्जा का मैंने बता दिया, भविष्य उज्ज्वल क्यों अपने देश में, क्योंकि सूर्य किरणें पड़ती है ना। अब देखिए लो एक्स का अग्रणी उत्पादक कौन सा, कितना भाग, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लो एक्स पाया जाता है 26%। और लोह पेटी कौन सा, बिलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगुलर और तुमकुर पेटी। गोवा में केवल घूमने मत जाए, समुद्र किनारा, वहाँ पे लो एक्स ही पाया जाता है 70%। और सबसे ज़्यादा लो एक्स कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। ऐसा सोचने के क्या कारण है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व इन दिनों बढ़ता ही जाएगा। अभी तो कुछ लोग नहीं, गवर्नमेंट का प्लान है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग कृषि कार्यों के लिए हम करेंगे। और जल विद्युत प्राप्त करना कठिन है, वो इसलिए क्योंकि जल विद्युत हम इसलिए अभी उनको परेशानियाँ हो रही हैं बनाने में, क्योंकि गांव वाले डैम नहीं बनाने दे रहे हैं, और जो गांव वाले डैम बनाने दे रहे हैं तो गवर्नमेंट कुछ लोग हैं जो उनको सही तरह से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं। लो एक्स हो गया, जल विद्युत हो गया, आगे देखिए। जैसे मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है बता चुका हूँ मैं आपको। हाँ, मथुरा तेल परिष्करणशाला, नाम मथुरा यूपी में ही है, ठीक है। रावत बाटा, रा से रावत और रा से राजस्थान, कोटा के निकट है। और राउरकेला उड़ीसा, क्योंकि ऊ और ऊ यहाँ दोनों याद रखिएगा इस प्रकार से। जल्दी ले आइए। मनुष्य के विकास के सभी अवस्थाओं में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है बता दीजिए। आपके जीवन में क्या 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 आपने देखा है ना, वो सभी कुछ लिख दो उसी में, वही आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। लोह खनिज आधुनिक औद्योगिक विकास के जीवन क्यों, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो धातु का शोधन उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान करता है, और औद्योगिक मशीनों और प्रौद्योगिकों का निर्माण इन्हीं से होता है, और औद्योगिक उत्पादन की इन पर निर्भरता स्पष्ट होती है।
नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ही हमारे अच्छे भविष्य का बेहतर विकल्प है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। अपने विचार प्रकट करने हैं, मेरे विचार मत प्रकट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा ही बहुत यूज करता हूँ। अनवीकरणीय, नवीकरण तो बहुत यूज करता हूँ। इसलिए है क्योंकि जो हम जीवाश्म ईंधन प्रयोग करते हैं ना, उससे प्रदूषण बहुत फैलता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आप नवीकरणीय संसाधन प्रयोग कीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। अब जैविक ऊर्जा की बात करेंगे तब तो लोगों को कहते हैं बदबू आती है, लेकिन प्रयोग कीजिए, इससे प्रदूषण कम होता है और आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जल संरक्षण का ऊर्जा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक क्यों? जो हम इसमें विद्युत बनाते हैं वो हम तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न करते हैं, और भारत में बहुत सी बहुउद्देशीय नदी घाट की परियोजनाएं हैं जो आज भी काम कर रही हैं। नई बनाने के हम अग्रसर हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही है, बहुत प्यार से बताया हमने आपको। दोबारा मत पढ़िएगा एक बार पढ़ने के बाद, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, बस टू द पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।